भारतीय डाक, दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क, लेकिन अब ये सिर्फ चिट्ठी या पार्सल तक ही सीमित नहीं है ना? ये तो अब एक बिल्कुल डिजिटल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। हाँ। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। भारतीय डाक का ये जो डिजिटल बदलाव हो रहा है, जिसे IT 2.0 कहा जा रहा है, या फिर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट फेज 2। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि ये योजना आखिर है क्या। तो मकसद यही है कि समझें ये बदलाव कितना गहरा है और इसके मायने क्या हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये IT 2.0 असल में है क्या? सुना है कि फेज 1 में वो कोर बैंकिंग, मेल ट्रैकिंग ये सब शुरू हुआ था। तो ये फेज 2 ये उससे कितना अलग है या बस उसी का कंटिन्यूएशन है? देखिए, ये सिर्फ फेज 1 का अगला कदम नहीं है। मतलब हाँ, उस पर बना है, लेकिन ये एक तरह से भारतीय डाक की पूरी रीइमेजिनिंग है। फेज 1 में वो डिजिटल नींव रखी थी, बिल्कुल। पर IT 2.0 का लक्ष्य कहीं बड़ा है। इसे सीधे डिजिटल इंडिया के विजन से जोड़ा जा रहा है। मकसद है डाक सेवा को पूरी तरह स्मार्ट बनाना, कनेक्टेड बनाना। आप सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी पोस्टल सर्विस इतने बड़े स्केल पर डिजिटल हो रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, स्केल तो वाकई हैरान करने वाला है। अच्छा, तो इस रीइमेजिनिंग में कौन सी खास टेक्नोलॉजी या कहें फीचर्स सामने आ रहे हैं? दस्तावेजों में मैंने पढ़ा रियल टाइम ट्रैकिंग, मल्टीलिंगुअल पोर्टल्स, AI का इस्तेमाल, ये सब। बिल्कुल। और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है। जैसे ट्रैकिंग की बात करें तो अब रियल टाइम GPS बेस्ड ट्रैकिंग होगी। पार्सल कहाँ है बिल्कुल पता चलेगा। फिर पोर्टल्स और एप्स सिर्फ हिंदी अंग्रेजी नहीं, बल्कि तमिल जैसी कई और क्षेत्रीय भाषाओं में भी पहुंच बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। और हाँ, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका इस्तेमाल सिर्फ फ्रॉड डिटेक्शन मतलब धोखाधड़ी पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि मेल रूटिंग को ऑप्टिमाइज करने में भी होगा। यानी चिट्ठी या पार्सल किस रास्ते से सबसे जल्दी पहुंचेगा, ये तय करने में। तो टेक्नोलॉजी को कोर ऑपरेशंस में उतारा जा रहा है। अच्छा, और वो कुछ खास डिवाइसेस का भी जिक्र था, जैसे दार्पण डिवाइस, IPPB ऐप, इनके बारे में कुछ बताएं। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे डार्पण डिवाइस, ये ग्रामीण डाक सेवकों के लिए है। एक तरह का हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। इससे वो गांव-गांव जाकर बैंकिंग और डाक सेवाएं दे सकते हैं, चलते फिरते। फिर बैंकिंग के लिए IPPB मोबाइल ऐप, मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का ऐप। और पीछे CBS प्लेटफॉर्म है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। बीमा सेवाओं के लिए एक कोर इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है। और डिजिटल पेमेंट्स के लिए डाक पे ऐप। तो ये सब मिलकर एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं लग रहा, ये तो सर्विस डिलीवरी का पूरा मॉडल ही बदल रहा है। और जैसे आपने कहा IPPB, CBS, ये तो सीधे सीधे वित्तीय समावेशन मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ गया, खासकर गाँव में। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही कहा आपने। यही इसका सबसे बड़ा, सबसे अहम पहलू है मेरे हिसाब से। ये टेक्नोलॉजी दूर दराज के इलाकों तक, जहां शायद बैंक ब्रांच ना हो, वहां तक आधुनिक बैंकिंग और बीमा सेवाएं पहुंचा रही है। और एक और चीज है, यूनिफाइड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। ये सभी डाकघरों को आपस में जोड़ेगा, जिससे पूरे नेटवर्क में बेहतर कोऑर्डिनेशन, बेहतर तालमेल बन सके। अच्छा, तो अगर हम फेज 1 और फेज 2 की सीधी तुलना करें, तो क्या मुख्य अंतर दिख रहे हैं? जैसे पहले बेसिक ट्रैकिंग थी, अब AI और GPS वाली, पहले CBS ATM थे, अब मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट्स और डेटा सेंटर्स का भी कुछ है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप है, एक छलांग है। पहले बेसिक ट्रैकिंग थी, अब AI ड्रिवन GPS बेस्ड। पहले कोर बैंकिंग और ATM थे, अब पूरी मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट्स, पेमेंट ऐप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव है। फेज 1 में एक डेटा सेंटर था, अब फेज 2 में 2 नए डेटा सेंटर बनाने की बात है। और साथ में क्लाउड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। क्लाउड अपनाने का मतलब है ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा स्केलेबिलिटी। मतलब जरूरत के हिसाब से क्षमता घटाई बढ़ाई जा सकती है। और सेवाओं का दायरा तो बढ़ ही गया है। डिजिटल पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग, बीमा, ये सिर्फ सुधार नहीं, ये नई डिजिटल सेवाएं हैं। और नेटवर्क का विस्तार भी। पहले शायद 13.5 लाख डाकघर जुड़े थे, अब लक्ष्य 15.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिसेस को एक तरह से डिजिटल केंद्र में बदलना है। तो इसका फायदा किसे मिल रहा है? मतलब कौन है मुख्य लाभार्थी? दस्तावेज किन पर फोकस कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ग्रामीण नागरिकों को है। उनको घर के पास ही या कई बार घर बैठे ही बैंकिंग, बीमा, सरकारी योजनाओं का लाभ, पार्सल भेजना, पाना, ये सब सुविधाएं मिल रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए अपने दस्तावेज ट्रैक करना आसान हो गया है। सीनियर सिटीजन्स को घर पर पेंशन मिल सकती है।
और हाँ, छोटे व्यापारी, ई-कॉमर्स वाले, उनके लिए तो ये लॉजिस्टिक्स का एक नया, तेज और किफायती विकल्प बन रहा है। ये तो सामाजिक आर्थिक स्तर पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। खासकर वो जो डिजिटल डिवाइड है, गांव और शहर के बीच का फासला, उसे कम करने में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है ना? बिल्कुल। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी संभावना। दूर दराज के इलाकों को देश की डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ना। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में जाहिर है चुनौतियां भी होंगी। नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्याएं, स्टाफ की ट्रेनिंग, लागत, सुरक्षा का भी मुद्दा होगा। क्या दस्तावेजों में इन पर बात हुई है? हाँ बिल्कुल, चुनौतियां हैं और उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया गया है। जैसे ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी एक मुद्दा हो सकता है, कभी-कभी सर्वर की दिक्कतें आ सकती हैं। फिर इतने बड़े स्टाफ को, लाखों कर्मचारी हैं, उन्हें नई टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेन करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। लागत भी काफ़ी है। प्रोजेक्ट कॉस्ट 3000 करोड़ से ज़्यादा बताई गई है। और किसी भी बड़े बदलाव की तरह शुरू में अपनाने में थोड़ी हिचक, थोड़ा रेजिस्टेंस भी हो सकता है। और सुरक्षा, सिक्योरिटी तो बहुत ही अहम है। इसके लिए उपाय बताए गए हैं, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी 2 स्तर पर पहचान की पुष्टि, डेटा इंक्रिप्शन, मतलब डेटा को कोड में बदलना ताकि कोई गलत इस्तेमाल न कर सके, और साइबर हमलों से निपटने के लिए एक खास टीम, CSIRT, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, बनाने की भी योजना है। हाँ, ये चुनौतियां तो खैर इतने बड़े स्केल के प्रोजेक्ट में आती ही हैं, लेकिन सुरक्षा वाले उपाय बहुत जरूरी हैं ताकि लोगों का भरोसा बने। बिल्कुल। और इन चुनौतियों को मानना और उनका समाधान खोजना, यही प्रोजेक्ट की सफलता के लिए सबसे जरूरी है। डिजिटल सेवाओं में ट्रस्ट, भरोसा सबसे पहले आता है। और आगे क्या, भविष्य को लेकर क्या विजन है? यहाँ पर चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। क्या योजनाएं हैं? भविष्य की योजनाएं काफी एम्बिशियस हैं, बहुत बड़ी हैं। जैसे सभी सरकारी योजनाओं को, चाहे वो PM किसान हो या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS हो, उन्हें डाकघरों के नेतृत्व से जोड़ने का विचार है। भारतीय डाक को एक ग्लोबल ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स हब बनाने की बात है। सोचिए, दुनिया भर से सामान भारत आ सके, यहां से जा सके, डाक विभाग के जरिए। कुछ जगहों पर तो ड्रोन आधारित डिलीवरी के पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं या शुरू करने की बात है। और एक बहुत ही दिलचस्प कंसेप्ट है, डाकघरों को ग्राम पंचायत डिजिटल हब बनाना। मतलब एक ही जगह पर गांव वालों को कई तरह की डिजिटल सेवाएं मिल जाएं, सरकारी भी, प्राइवेट भी। ड्रोन डिलीवरी, ये तो काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। ग्राम पंचायत डिजिटल हब भी बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो भारतीय डाक अपने इस विशाल नेटवर्क और इस नई डिजिटल ताकत के साथ भविष्य में सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने और देश के ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स की रीढ़ की हड्डी बन सकता है। इसकी पहुंच का कोई मुकाबला नहीं है। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि IT 2.0 भारतीय डाक को सिर्फ चिट्ठी या पार्सल पहुंचाने वाली एक एजेंसी से बदलकर एक आधुनिक, मल्टीफंक्शनल डिजिटल सर्विस सेंटर बना रहा है। ये वाकई में डाक विभाग का एक कायापलट है। बिल्कुल, पूरी तरह से एक नया रूप। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है, भविष्य में ये जो इतना बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, इसका इस्तेमाल किन ऐसी नई सेवाओं या सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है जिनका जिक्र शायद अभी हमारे पास जो जानकारी है उसमें न भी हो। ये सोचने वाली बात है कि इस नींव पर आगे और क्या-क्या बनाया जा सकता है। संभावनाएं बहुत हैं।